गुड आफ्टरनून दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके सामने एक एक्सक्लूसिव वीडियो लेकर हाज़िर हूँ। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, अभी पूरा विश्व कोरोना की महामारी से जूझ रहा है किसी न किसी तरह से। और इसके एवज में लगभग सारे देश, जितने भी मुल्क हैं, 205 207 जितने भी देशों में ये फैला है, उसमें से करीब करीब जो भी टॉप कंट्रीज़ है, जैसे रशिया है, चाइना है, यूएसए है, लंदन सबसे ज़्यादा, इंग्लैंड इसमें सबसे ज़्यादा आगे है रेस में वैक्सीन बनाने के अंदर। तो इस दौर में सबको मतलब आश्चर्यचकित कर दिया एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ ने। आप इसे ब्रेकिंग न्यूज़ कहे या अफवाह कहे, तो मतलब ये गलत नहीं होगा। और ये हमारे देश की एक दुर्दशा भी है। इस पैमाने पर अफवाहें, इस पैमाने पर जो है कोई भी लोग अपना दावा पेश कर देते हैं, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो वैसे इस पर्सनालिटी को तो सभी जानते हैं, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी की काफ़ी करीबी है और माने जाते हैं, मतलब आई कांट से बहुत ही क्लोज़ है, लेकिन करीबी माने जाते हैं। और आज हम बात करेंगे बाबा रामदेव के पतंजलि ग्रुप की, जिन्होंने पिछले दिनों करीबन 6-7 दिन पहले ये दावा किया ऑफिशियली, एक स्टेज शो पर आकर उन्होंने जो है इसका लॉन्च किया है बाकायदा। और वो दावा कर रहे हैं कि उन्होंने कोरोना की दवाई बना ली है। और दवाई और वैक्सीन दोनों चीज़ें अलग अलग होती है दोस्तों। दवाई मतलब इसके असर को जो है नाबूद करती है, बट इसके फिर से होने की गुंजाइश इसमें रहती है। वैक्सीन ये है कि अगर उसका एक बार टीका लग जाए तो वो आपको दोबारा नहीं होती है। सो ये इसको अलग अलग समझे। और उन्होंने दावा किया है कि उनका एक कोरोना किट है, 3 तरह की अलग अलग दवाइयाँ हैं, जिसमें उसका सेवन करने से जो कोरोना पीड़ित लोग हैं वो 7 दिन के अंदर 100% ठीक हो जाते हैं। और ये बाकायदा डॉक्टर की पैनल के साथ वो आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में और उन्होंने डिक्लेयर किया। और जैसे ही ये ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वायरल हुई, लगभग पूरा दुनिया का जितना भी मीडिया है वो सभी इस पर नज़र गड़ाया था। और उन्होंने काफ़ी मेमेज़ भी सोशल मीडिया पर जारी हुए। और जब प्रशासन से पूछा गया कि क्या वो इस बारे में जानते हैं, जो कि हमारा आयुष मंत्रालय है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है, इन सब लोगों ने, इवन उत्तराखंड में जहाँ पर ये इनकी लैब है, जहाँ से इन्होंने लॉन्चिंग किया है, वहाँ के अधिकारियों ने भी कहा है कि इस तरह का किसी तरह का कोई प्रमाण पत्र उन्होंने यहाँ से नहीं लिया है उस दवाई को लॉन्च करने के लिए। चूँकि हम सब जानते हैं कि अगर कोई भी दवाई मार्केट में आती है तो उसे ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी ऑफ इंडिया से ऑथोराइज़ करवाना पड़ता है, जबकि डीजीसीआई भी इससे जो है अवेयर नहीं थी कि इस तरह का कोई दवाई बनाया है उन्होंने। लेकिन पब्लिकली जब लॉन्च हुआ तभी सबको पता चला है और सरप्राइजिंगली इस पर बैन लगा दिया गया है। इमीडिएट इफ़ेक्ट से इतना वायरल हुआ, ट्विटर पे इतना ट्रोल किया गया सभी तरफ से, और उसको मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने ताबड़तोड़ जो है एक्शन में आकर इस दवाई को बैन कर दिया है। और इस तरह के किसी भी दावे को जो है उन्होंने स्वीकारने से मना किया, इस तरह का कोई भी दावा। और जबकि उन्होंने ये कहा है कि ऐसा कोई भी अभी तक आवेदन नहीं आया है जो ये पूरी तरह से पुष्टि कर सके कि कोरोना की दवाई बन चुकी है या उसका सक्सेसफुल ट्रायल हुआ है। जबकि बाबा रामदेव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि उनकी और NIMS जो इंस्टीट्यूट है जयपुर में, राजस्थान का जो इंस्टीट्यूट है, जिस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, जिसके साथ इन्होंने पार्टनरशिप करके ये प्रोड्यूस की है दवाई। तो दोस्तों, सबसे पहले तो किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट को भारत में ये आज़ादी नहीं है कि वो कोई किसी तरह का कोई रिसर्च करे और किसी तरह का कोई जो है पब्लिक हेल्थ के लिए कुछ काम करे डायरेक्टली। उन्हें अप्रूवल चाहिए DGCI से ये करने के लिए बाकायदा, जो कि नहीं लिया गया। और इस तरह से जो है बाबा रामदेव ने अपनी मार्केटिंग की एक बार फिर से, जो कि सुर्खियों में रहते हैं हमेशा। भारतीय जनता पार्टी के साथ अच्छा साझा है, अच्छे से वोट उन्होंने बटोरे थे 2014 के इलेक्शन में, और उसी की बदौलत जो है आज पतंजलि ग्रुप करीबन 5,000 करोड़ टर्नओवर वाली कंपनी बन चुकी है इतने कम समय में। तो
वाकई में आप इसको स्किल कहे, काबिल तारीफ़ कहे, इवन उनके जो मेन CEO कहे या जो भी मतलब मालिक कहे, पतंजलि के जो हेड है आचार्य, तो उन्होंने भी पिछले 2-3 दिन पहले ये कहा, जबकि वो पूरा सा उन्होंने बयान बदल दिया। उन्होंने कहा कि हमने कभी भी ऐसा दावा नहीं किया, जबकि बाबा रामदेव प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दावा कर चुके हैं। या तो आचार्य श्री ने ये देखा नहीं है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, या फिर वो कहीं ना कहीं बाबा रामदेव से दूरी बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही अभाग्य की बात है कि हमारे देश में इस तरह का ट्रायल होते हैं, जबकि सरकार को ही पता नहीं होता है कि किस तरह की दवाइयाँ मार्केट में आ रही है, और ये बहुत ही ख़तरनाक साबित हो सकती है अगर एक तौर पे देखें तो। ये अच्छी बात नहीं है कि इस तरह से बिना परमिशन के आप किसी को ऑथोराइज़ कर दी। इवन जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी उससे पहले ही सबको पता था, लेकिन किसी ने इस चीज़ को रोका नहीं, इस चीज़ की मार्केटिंग रोकी नहीं। तो मैं गुजारिश करता हूँ हमारी सरकार से कि थोड़ा सा एक्टिवली इन चीज़ों को देखें कि इस तरह से काफ़ी लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। इवन ग्लेनमार्क ने भी बीच में कुछ दावा किया कि उन्होंने वैक्सीन ढूंढ ली है, ये वो, लेकिन उसका भी कोई अभी स्टेटस क्लियर नहीं है। इस तरह के दावे भारत में काफ़ी होते रहते हैं, काफ़ी दर्जनों ऐसी शिकायतें भी आई है, और मीडिया में भी ये घूम रही है, सोशल मीडिया पे भी ये वायरल है कि इस कंपनी ने ड्रग्स ढूंढा है, इस कंपनी ने ये ढूंढा है, वो ढूंढा है। जबकि दोस्तों, ड्रग्स और वैक्सीन बनाना इतना आसान नहीं है। कई वैक्सीन्स को बनने में 30-30 साल तक लग जाते हैं। अभी तक उस वैक्सीन पर काम किया जाता है, और इतना इजी नहीं है। 2 से 2.5 साल इसको मिनिमम अप्रूवल स्टेजेस पे आते ये लॉन्च होती है। तो बाबा रामदेव का ये कहना है कि उन्होंने बहुत सबसे तेज़ कोरोना की दवाई बनाई है, जिसका नाम उन्होंने कोरोनिल दिया है, एकदम जो है चौंकाने वाली चीज़ थी सबके लिए। इसलिए मुझे लगा कि इसको आपके साथ शेयर करना चाहिए। पहले भी देखा गया है कि जब बाबा रामदेव एटलीस्ट योग गुरु थे पहले तो, लेकिन जैसे जैसे इनकी जो कांग्रेस का शासन था 2014 तक, तब तक तो इनकी दाल नहीं गली। लेकिन अब जब 2014 में अन्ना हजारे को सपोर्ट करने के लिए बाबा रामदेव कूद पड़े, और जो उस समय के हालात थे और लोगों की जिन भावनाओं से बाबा रामदेव और उनकी टीम ने खिलवाड़ किया है, उन्हें उसका हर्जाना डेफिनेटली भुगतना पड़ेगा। मेरी ये गुजारिश है आम लोगों से, आम पब्लिक से, कि मेड इन चाइना का तो हम बॉयकॉट कर ही रहे हैं, लेकिन इस तरह से जो गुरूज़, जिन्होंने ये माफिया, मैं कहूँ, जिस तरह का धंधा इन्होंने खोल रखा है, जिस तरह का बिजनेस इन्होंने खोल रखा है, उन्हें डेफिनेटली शट डाउन करने की ज़रूरत है। जिस तरह से हमने चाइनीज़ ऐप्स को उखाड़ फेंक निकाला है, उस तरह से इन झूठे दावों को भी हमें जड़ से उखाड़ देना है। दोस्तों, इसके लिए आप किसी तरह की इस तरह की भ्रम में ना रहे कि किसी तरह की अगर इस तरह से मार्केटिंग हो रहा हो, एडवर्टाइजमेंट हो रहा हो, उससे बचें, उससे किनारा करें, क्योंकि ये बेहद ही ख़तरनाक हो सकता है अपने स्वास्थ्य के लिए। और जैसा कि मैं उन मीडिया ग्रुप्स को भी कहना चाहूँगा जो कि एक तरफ़ा न्यूज़ दिखाते हैं। अभी तक मैंने नोटिस किया है कि आज तक, और जो कि इंडिया टुडे ग्रुप का एक हिस्सा है, और रिपब्लिक भारत जो कि अर्नब गोस्वामी प्रेरित न्यूज़ चैनल है, टाइम्स नाउ जैसे कि है, उन्होंने इन तीनों न्यूज़ चैनल में मैंने नोटिस नहीं किया कि इन्होंने बाबा रामदेव के ख़िलाफ़ या इस कोरोनिल के ख़िलाफ़ कुछ भी एक ऐसा बयान दिया हो और कुछ भी ऐसी खबर छापी हो। उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि इसको फ्रंट पे लाए। NDTV इंडिया है और ABP न्यूज़ है, इन लोगों ने बखूबी कोशिश की है कि इसका पर्दाफाश हो, और आखिर में वो हुआ। तो मेरी विनती है इंडिया टुडे ग्रुप से और रिपब्लिक भारत से कि अगर आप सच्चाई में देश के लोगों के लिए खबरें देना चाहते हैं, तो इस तरह का गेम खेलना बंद करें। किसी एक व्यक्ति को फ़ायदा पहुंचाने के लिए आप जिस तरह से मार्केटिंग कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं है, और जनता सब जानती है। दूसरी बात दोस्तों, आज की जैसा कि हम काफ़ी दिनों से, करीब मई महीने से ये चल रहा है कि चाइना और इंडिया के बीच गलवान घाटी के ऊपर और पेंगोंग झील को लेकर जो तनाव है, उस पर काफ़ी जो है गहमा गहमी हुई है, उस पर काफ़ी बैठकें हुई है हमारे कमांडर्स और उनके कमांडर के बीच में, और ये तय हुआ कि वो लोग उनकी सीमा में वापस चले जाएंगे, हम लोग हमारी सीमा में वापस आ जाएंगे।
तो अभी भी मुद्दा ये है कि गलवान घाटी वाकई में किसकी है। भारत दावा कर रहा है कि गलवान घाटी पर उसका हक है, चाइना दावा कर रहा है कि गलवान घाटी उनके पास होनी चाहिए, भारत ने अवैध कब्जा किया है। इसके बारे में अभी कुछ डिटेल नहीं है, लेकिन जिस तरह से हमारे मीडिया ग्रुप्स ये पूरे दिन रिप्रेजेंटेशन दिखाते रहते हैं, मुझे लगता है उनके पास और कोई दूसरा काम नहीं है इस समय करने के लिए, क्योंकि कोरोना में इनका धंधा 2-3 महीने तो निकल गया, लेकिन अब कोरोना धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, तो उन्हें कुछ नया टॉपिक चाहिए। तो अभी ये लोग चीन और पाकिस्तान को लेकर अपना जो है बिजनेस बढ़ा रहे हैं। अच्छी बात है, कुछ चीज़ों पर वो फोकस करते हैं, लेकिन ज़्यादातर चीज़ों को वो इग्नोर करते हैं। जैसे कि मज़दूरों का पलायन हुआ, उसे इन्होंने इतनी सख्तता से नहीं दिखाया। कभी भी मैंने ये नहीं देखा कि रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट में कोई बोलता दिखा। बहुत रेयर लोग जिन्होंने बोला उनकी आवाज़ बंद कर दी गई। सो ये लोकतांत्रिक देश में ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छा लक्षण नहीं है। हमें सुनहरा भविष्य दिख सकता है, लेकिन इन हालात को देखते हुए अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ेगा कि दिल्ली अभी दूर है। तो तीसरा एक अहम फैसला जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और उनके कैबिनेट ने लिया है कि कुछ 59 यानी 59 मोबाइल एप्लीकेशंस जो कि iOS और एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर थी, उन्हें हटा दिया गया है। और माना जाता है कि वो या तो चाइनीज़ इन्वेस्टर्स की थी या फिर मेड इन चाइना ही थी। सो धीरे धीरे एप्पल और गूगल प्ले से भी ये ऐप स्टोर्स और गूगल प्ले से भी हटा दिया जाएगा। होपफुली काफ़ी तो हट चुकी है। उसमें सबसे पहली एप्लीकेशन का नाम है टिकटॉक, दूसरी है कैम स्कैनर। ये 2 एप्लीकेशन ट्रेंडिंग में थी। इससे माना जाता है कि चाइना डेटा चोरी करता था। दोस्तों, एक मैं अगर टेक्निकल क्योंकि मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो मुझे पता है कि किसी भी मोबाइल ऐप किस तरह से डेटा संग्रह करती है, मोटा मोटा सभी को पता होता है। जैसे आप दोस्तों कोई मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो ऐप स्टोर से या गूगल प्ले से, आपको लॉगिन ज़रूर करना पड़ता है। आप जैसे ही लॉगिन होते हो तभी आप उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। ये एक ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया है कि आप अनऑथराइज्ड सेलर से सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन या ऐसा कुछ ना डाउनलोड करें। जैसे कि आप यूसी ब्राउज़र को ही ले लो, मोबाइल में एंड्रॉयड में आता है, iOS में आता है। यूसी ब्राउज़र है एक तरह का इंटरनेट एक्सप्लोरर है मोबाइल का, जैसे गूगल क्रोम है, सफारी है एप्पल के लिए, इस तरह से यूसी ब्राउज़र है। अब यूसी ब्राउज़र का काम ये है कि आप कोई भी एड्रेस बार में कोई भी चीज़ सर्च करो, वो आपको रिज़ल्ट रिफ्लेक्ट करेगा, रिज़ल्ट दिखाएगा ढूंढ के। अब इससे ये होता है कि सबसे ज़्यादा डेटा जो है, आप अगर जो भी चीज़ आप सर्च कर रहे हो, आप यूसी ब्राउज़र के ऊपर ही आप लॉगिन करके आपके बैंक अकाउंट ओपन करते हो, आप आपके ईमेल्स ओपन करते हो। तो दोस्तों, एक चीज़ है कि आप कुछ भी करते हो वेबसाइट पे, किसी भी वेबसाइट पे, तो उस एडमिन के पास ऐसे सारे पावर्स होते हैं कि आपका डेटा कलेक्ट कर आसानी से हो जाता है। इंस्टॉल करते टाइम आपकी परमिशन लेगा। ज़्यादातर लोग इसमें यस कर देते हैं फॉर्चुनेटली, जैसे लोकेशन की इन्फॉर्मेशन मांगी है, फिर नोटिफिकेशन भेजने की इन्फॉर्मेशन मांगी है। अब ये जो भी नोटिफिकेशन हो या कुछ भी हो, इसके अंदर बैकग्राउंड में ये कोड ऐसा जनरेट करते हैं कि नोटिफिकेशन की रिक्वेस्ट आपको कर रहा है, लेकिन आपको दिख रहा है कि वो नोटिफिकेशन डिस्प्ले करेगा, आपको दिख रहा है कि आप अलाउ लोकेशन कर रहे हो, लेकिन वो और ही चीज़ बैकग्राउंड में अलाउ करवा रहा है आपसे। या तो आपके सेव्ड पासवर्ड, सेव क्रेडेंशियल, आपकी हिस्ट्री, आपकी कुकीज़, ये सारी चीज़ें कैप्चर करता है और उन कुकीज़ और उनकी इन्फॉर्मेशन को जो है वो एनालाइज करके, डेटा माइनिंग करके एक यूज़फुल रिपोर्ट्स, यूज़फुल डेटा में कन्वर्ट करता है। और उसी से जो है इस तरह का हैकिंग आपको दुनिया भर में देखने को मिल रहा है। आपको स्कैम कॉल्स आते होंगे दोस्तों, ये इसी वजह से आते हैं क्योंकि आप अननोन एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर लेते हैं। आप इसी तरह की मेड इन चाइना एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं, जैसे यूसी ब्राउज़र ले लो, आप टिकटॉक ले लो, आपका सारा डेटा आप अपनी प्रोफाइल चढ़ाते हो, बायोडाटा इंक्लूडिंग फ़ोन नंबर्स ऑल्सो, तो आपको स्कैम कॉल आना स्वाभाविक है। तो ये चाइनीज़ कंपनियाँ ही नहीं, देश की जितनी भी, पूरी दुनिया की जितनी भी मोबाइल एप्लीकेशंस है, उन सब में ये फ़ीचर्स है। और अब ये इंटेंशन की बात है, कौन ऐसा कलेक्शन कर रहा है। चूँकि आज बॉयकॉट चाइना है, तो इस वजह से हम सारी चाइना की चीज़ वस्तुओं का बहिष्कार कर रहे हैं। और अच्छी बात है, एक साथ देश को खड़ा होकर ये काम करना चाहिए। और आई एम वेरी ग्लैड दैट ऑल ऑफ अस आर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म एंड सभी इसके विरुद्ध है। और मैं ये भी कोशिश करूँगा, वैसे भारत सरकार ने कोशिश की है कि इम्पोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दिया जाए जो भी मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स है उसके लिए, ताकि वो चीज़ें महंगी हो, हमारी चीज़ें उसके कंपेरेटिव सस्ती हो और वो बिके।
सो देश को ये भी सोचना चाहिए भारत सरकार को कि हमारी चीज़ें कैसे सस्ती बने, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार बने, स्किल डेवलप हो। क्योंकि हो क्या रहा है हमारे देश में, स्किल डेवलपमेंट की बहुत सारी स्कीम्स है, लेकिन एक्चुअल में जब स्किल डेवलपमेंट हो जाता है उसके बाद जॉब नहीं मिलता है एम्प्लॉइज़ को। करीबन 54 लाख बेरोज़गार अभी यूपी में है। अब उन 54 लाख बेरोज़गारों से, अगर मैंने कुछ इंटरव्यूज़ भी पढ़े रविश कुमार के एनडीटीवी से, इवन इंडिया टुडे ग्रुप में भी मैंने देखा है कुछ इंटरव्यूज़, तो उसमें बताया गया है कि यूपी बिहार में जितने पलायन करके मज़दूर वापस अपने गाँव शहरों में आए हैं, तो उनका जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, उनकी कैटेगरी वाइज रजिस्ट्रेशन हुआ है कि जो जिस फील्ड का है उस कैटेगरी में रजिस्टर कराए, ताकि पता चले कि कितने स्किल्ड लेबर है, कितने अनस्किल्ड है, और उसके हिसाब से सरकार जो है योजना बना रही है। पहला भी ऐसे हर साल ऐसा करती है सरकार, लेकिन एक्चुअल में होता नहीं है, ज़मीनी हकीकत से दूर है। दिखाया जाता है कि वहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम है, तालाब बन रहे हैं, ये बन रहा है, वो बन रहा है। हर साल उस तालाब को आप बना रहे हो, मतलब पब्लिक को आप क्या समझते हो, मूर्ख समझते हो। हर साल एक ही तालाब का निर्माण आप बार बार दिखाते हो और उसके एवज में पैसे ऐंठते हो। जबकि हकीकत ये है कि उन मज़दूरों से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस तरह का कोई यहाँ पर प्रोजेक्ट नहीं आया और इस तरह की कोई हमें रोज़गारी दी नहीं गई। जितने भी स्किल लेबर है उनके स्किल ट्रेनिंग के साथ उनको एम्प्लॉय करना चाहिए, जो कि नहीं हो पा रहा है, शॉर्टेजेस है। रेलवेज़ में भर्ती के लिए एग्ज़ाम्स होते हैं, 2-2 साल तक रिज़ल्ट्स जो है अटके रहते हैं। रिज़ल्ट आ जाता है, सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन फिर भी जॉइनिंग नहीं होता। तो देश में एक तरह का आंदोलन भी चल रहा है कि जॉइनिंग आंदोलन चालू हुआ है अभी युवाओं की तरफ से। और काफ़ी जो है मीडिया समूह, जैसे कि मैंने एनडीटीवी का नाम लिया, एबीपी न्यूज़ का नाम लिया, ये लोग इन लोगों की बातों को उठा रहे हैं। और चौथी बात, अहम बात, जो कि दोस्तों अभी बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे देश में पिछले करीबन 23-24 दिन से पेट्रोल और डीज़ल के दाम डेली बेसिस पे बढ़ रहे हैं। जैसा कि नॉर्थ अमेरिका, जैसा कि अभी जिस देश में हो वहाँ पर ऐसा होता है कि एवरी डे रेट चेंज होते हैं, घटते भी है, ज़्यादा भी होते हैं। लेकिन चूँकि विश्व बाज़ार में क्रूड ऑयल के रेट्स बहुत ही निचले स्तर पर है, उम्मीद ये थी कि भारत सरकार भी इसे निचले स्तर पर लाएगी, मतलब एटलीस्ट नागरिकों को राहत देगी इस लॉकडाउन के बाद, लेकिन हो उल्टा रहा है। सरकार ने ये घोषणा करी थी अप्रैल महीने में कि 20 लाख यानी 2 लाख करोड़ रुपए की योजनाएं थी सभी के लिए, गरीबों के लिए, और आने वाले दिन नवंबर महीने तक अनाज फ्री देना था। तो उसका कॉस्ट और बजट निकाला गया, तो सरकार ने शायद यही सोचा होगा कि चलो एक ही तरीका है ये आमदनी का, टैक्सेस को बढ़ाया जाए, और ये करते हुए और उसके साथ में प्राइसेस को बढ़ाया जाए, जहाँ पर कोई किसी तरह की ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ना कहीं पर भाव घटे हैं, ना कहीं पर भाव बढ़े हैं पेट्रोल डीजल के। क्रूड के तो भाव सबसे कम निचले स्तर पर है। अब ये सरकार समझाने में असफल रही है कि जब क्रूड के भाव इतने कम है तो बाज़ार में तेल की कीमतें क्यों बढ़ाई जा रही है। सीधा हिसाब आप देखें, अगर डीज़ल की कीमतें बढ़ती है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ती है, तो ज़्यादातर डीज़ल असर करता है महंगाई के लिए, क्योंकि ज़्यादातर सामान ट्रक्स है, रेलवेज़ है, ये डीज़ल के थ्रू ही जो है ढोते हैं। तो कहीं ना कहीं आम आदमी को असर करना है। आप फिर किस तरह से चाइना को कम्पीट करेंगे, इस हिसाब से अगर देखें तो इस तरह से आप भाव बढ़ाते रहे। और ये रिसर्च की गई है यूनिवर्सिटी के द्वारा कि करीबन 22 लाख करोड़ रुपए सरकार ने इन 22 दिन के अंदर तेल के दाम बढ़ाकर वसूल किए हैं। तो सरकार का सिंपल फंडा है, अगर सामने इतना खर्चा है तो उस खर्चे को मतलब पूरा करने के लिए कहाँ से इनकम आएगी, बहुत ही सीधा हिसाब है। पांचवी बात दोस्तों, किसानों के लिए जिस तरह से सरकार ने जहाँ राहत पैकेज की घोषणा की थी 2 लाख करोड़ की, इसमें किसानों के लिए लोन के अलावा और कोई बेनिफिट नहीं था। लोन मतलब आप किसानों को और कर्जदार कर रहे हो, जो कि अच्छी बात नहीं है। हो सके तो किसानों का कर्जा माफ़ करना चाहिए, न कि उन्हें और बढ़ाना चाहिए, या फिर उन्हें ब्याज में रियायत देनी चाहिए। इस तरह का कुछ करना चाहिए ताकि किसान एटलीस्ट उस कर्ज से बाहर आए इस समय के बाद भी। और ऐसा कहीं दूर तक होते हुए नहीं दिख रहा है। जितना भी है वो सारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को खड़ा करने के लिए सरकार जोर लगा रही है, और जो एस्टेब्लिश बिजनेस हैं उनको बढ़ाने के लिए जोर लगा रही है। उनके पास इन्वेस्टमेंट जा रहा है, किसानों के हाथ में सिर्फ आ रहा है तो साल का 6,000 रुपया, जो कि 3 किस्तों में 2-2 हज़ार रुपये के करीब आता है। 500 रुपये पर
हेड पर किसान पर महीने, इस तरह से सरकार दे रही है। अब 500 रुपये का आज का हिसाब अगर देखें तो 5 लीटर पेट्रोल आता है दोस्तों, और 2 दिन का पेट्रोल डीजल का खर्चा है। अगर कोई भी किसान को आप 2000 रुपये हर 3 महीने हर 4 महीने दे रहे हैं तो ये शेमफुल बात है। करीब करीब इस समय जिस तरह से दूसरी इंडस्ट्रीज़ को हेल्प किया जा रहा है, किसानों को मैं तो कहता हूँ हेल्प करना चाहिए। आप कुछ नहीं तो एटलीस्ट 2-2 हज़ार रुपये हर महीने जो है किसानों के खाते में डालें। वैसे ही आपने बहुत कलेक्ट किया है, तेल के दाम बढ़ाकर और भी चीज़ों को बढ़ाकर, टैक्स बढ़ाकर, पेनल्टीज़ लगाकर काफ़ी आपने बनाया है, तो वाई नॉट दिस। $100 बिलियन यानी 100 खरब रुपए भारत सरकार ने पीएम केयर फंड में एकत्रित किए हैं इस डोनेशन के द्वारा, जो कि अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है और सबसे हाईएस्ट डोनेशन एवर उन्होंने रिसीव किया है। अब इस डोनेशन को किस हिसाब से वो लोग बांटते हैं, इसके ऊपर देखने वाली बात है। और दूसरी और आखिरी बात अगर हम करें तो अभी करीब करीब हमारे देश की जनसंख्या 135-136 करोड़ है। इसमें से प्रधानमंत्री ने अपने पिछले भाषण में कहा है कि करीब 80 करोड़ गरीब लोगों को। तो दोस्तों ये आंकड़ा अपने आप में जो है चिंतित कर देने वाला है। अगर 2014 में 2015, 2016, 17 के भाषणों को देखें हमारे प्रधानमंत्री के, तो उनके भाषणों में निरंतर जो है अनियमितता देखने को मिली है। पहले वो कहते थे कि 20 करोड़ गरीब है पहले, फिर बाद में 50 करोड़ गरीब, अब धीरे धीरे गरीबी की रेखा बढ़ के 80 करोड़ हो रही है, जो कि अपने आप में एक दुख की बात है, चिंता का विषय है। अगर हमारा देश विकसित होने की कगार पर है तो फिर ये गरीबी क्यों बढ़ रही है, पहले तो इसका जवाब चाहिए। ये आंकड़े ही पहले अपने आप में गुमराह करने वाले हैं। पहले भी ऐसा कहा गया था कि भारत में गरीबी करीबन 2022 तक 2024 तक नाबूद हो जाएगी, लगभग सबके पास अपना घर होगा। दोस्तों अपना घर तो छोड़िए, सोने की जगह नहीं है लोगों के पास, रहने की जगह नहीं है। सामान्य झोंपड़े थे वो भी अब तो उस हालात में नहीं है कि वो रह सके। तो पता नहीं किन वादों की हमारे प्रधानमंत्री जी बात करते हैं। खुलकर इसमें सामने आना चाहिए। विपक्ष को भी इस पे बड़ा योगदान है, क्योंकि लोकतंत्र है, और जनता को भी इसके ऊपर अब सोचना होगा, एक बार रिविजिट करना होगा उनके निर्णय को। इस बार 2019 में जो फैसला आया है, लेकिन आने वाले चुनाव में ये डेफिनेटली सोचना होगा कि क्या अच्छे दिन यही आने थे जो अभी चल रहे हैं, या उससे कुछ और बेहतर हो सकता है। अगर हो सकता है तो डेफिनेटली गाइस और दोस्तों, खास करके मेरे भाई और बहनों, आपको डेफिनेटली थोड़ा सा सोचकर अपने आप में इनर सेंस को जगाए और देखें आपके लिए क्या सही है। आपको ये आज का वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।